हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि लाइव प्रोसेस का है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मैं आपको देखो लाइव प्रोसेस को प्रिपेयर करने का एक तरीका बता रहा हूं। आप इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर लो। पहला आपका न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन है क्या, बहुत ध्यान से समझना। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन में क्या किया था, एक्सचेंज ऑफ गैस किया था। और ये एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, ये ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन आ जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप बाहर निकालते हैं। मतलब ये लंग्स को देते हैं, लंग्स से आप क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के, मान लो बॉडी के इस पार्ट से लंग्स तक ऑक्सीजन ब्लड को लेके आना है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और फिर यहाँ से लंग्स को ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन ले लेना है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देना है। फिर अगेन बॉडी के उस पार्ट तक हमको ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। बट इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक ह्यूमन का पार्ट अलग पढ़ेंगे बेटा, जिसको हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसका मतलब 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। बट ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे प्लस लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, तो समझ में आया। ह्यूमन के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लांट के अंदर सिंपल सी बात हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लिम्फ्स के बारे में, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। अगेन बोलूंगा, क्लास 10th में है, अगर मार्क्स लेके आने हैं, जितना पढ़ा दूं उतना रिवाइज कर लेना। अदर दिमाग मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे होंगे जो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन उनको 10th में जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञान अभी नहीं भंडार करना है, ज्ञान लेने के लिए हम आगे पढ़ लेंगे 12th के बाद। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मार्क्स पे ध्यान दो और चीजें अच्छे से करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले जानेंगे ब्लड के बारे में। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड एक कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होगा, फ्लूइड मतलब लिक्विड हो गया, प्लस सेल होंगी। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। इसका मतलब जैसे मान लो ये ब्लड है, ये मान लो आपका ब्लड चल रहा है। ठीक है, इस ब्लड के अंदर 2 चीजें होंगी, एक प्लाज्मा हो जाएगा और प्लाज्मा प्लस इसमें क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। इसलिए ब्लड में एक फ्लूइड होगा और सेल्स होंगी। क्लियर है बेटा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फ्लूइड के बारे में। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, ब्लड में प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि ब्लड का कितना पोर्शन कंसिस्ट करता है, 45% पोर्शन प्लाज्मा होता है। क्लियर है, ब्लड का 45% प्लाज्मा होता है और बचा ये 55% होगा बेटा। ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है और बचा 45% आपका क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। क्लियर है बच्चों। फिलहाल इस परसेंटेज को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको याद रखना है कि ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, सुनना। प्लाज्मा के अंदर वाटर होगा, प्रोटीन होगा और मिनरल होगा। ठीक है, जो प्लाज्मा है उसके अंदर वाटर भी होगा। वाटर लगभग 90% प्लाज्मा में वाटर होता है और बचा 10% आपका प्रोटीन और मिनरल होता है। तो इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर वाटर हुआ, मिनरल हुए और प्रोटीन हुआ। ठीक है, अब 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, नाम याद रहे। ठीक है, अगर नहीं याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन 3 होते हैं, एल्ब्यूमिक, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसका मैं फंक्शन बताता हूं। फाइब्रिनोजन जो है ये प्लेटलेट्स के साथ ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, बस इसलिए मैंने यहां बताने की जरूरत समझी कि जो फाइब्रिनोजन है ये प्लेटलेट्स के साथ ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको इस प्रोटीन के बारे में बताया। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल, इसमें ब्लड जा रहा है, इनकेस हमको चोट लग जाती है, इनकेस हमको क्या लग जाती है बेटा, चोट लग जाती है, तो ब्लड यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। अब होगा क्या,
तब यहाँ पर प्लेटलेट्स और ये फाइब्रिनोजन यहाँ पर एक लेयर बना देंगे जिससे ब्लड बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ पर रक्त क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। मतलब एक यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तो यहाँ पर वो जमने लगता है, इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर है? तो ब्लड का लॉस होने से ब्लड क्लॉटिंग हमें बचाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन। प्लेटलेट्स क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। अब समझना प्लाज्मा का कुछ फंक्शन भी तो होगा। तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होती है, और नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारा एक्सक्रीटा वगैरह होगा, मतलब फॉर एग्जांपल यूरिन जो है वो किडनी में फॉर्म होगा, फिर ब्लड में तो वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके साथ ट्रैवल करते हैं? प्लाज्मा के साथ ट्रैवल करते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्लाज्मा में ट्रैवल नहीं करती। ऑक्सीजन कहाँ ट्रैवल करती है? आपकी सेल्स के अंदर ट्रैवल करती है। कौन सी सेल के अंदर ट्रैवल करती है? तो आरबीसी में ट्रैवल करती है। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ऑक्सीजन किसके साथ ट्रांसपोर्ट होती है? आपकी आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ, स्लाइड का ये वाला हिस्सा कवर हुआ अच्छे से। चलिए अब आगे समझते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। 3 टाइप की ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। जैसे ना आपने मान लो ब्लड निकाला अपनी बॉडी से, लैब में दिया, तो वो इसमें कन्फिग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? तो 9th का कटा हुआ सिलेबस का हिस्सा था। फिलहाल समझ लो बीकर में ब्लड लिया और उसको मशीन होती है, वैसे घुमाती रहती है उसको, तो ब्लड का ये हाल होगा। ऊपर सबसे ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा जो कि येलोइश कलर का होता है, फिर यहाँ पर आपकी प्लेटलेट्स आ जाती हैं, फिर नीचे आ जाएगा डब्ल्यूबीसी, और सबसे नीचे रहेगा आरबीसी। कुछ इस तरह का कंपोजिशन आपको दिखाई देगा। अब आप अपनी बॉडी से ब्लड को निकालोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन लैब में कन्फिगरेशन होने के बाद इस तरीके का आपको बीकर दिखाई देगा। उसके अंदर सबसे ऊपर कौन दिखाई देगा? आपको प्लाज्मा दिखाई देगा, और सबसे नीचे आरबीसी। फिलहाल बताने का ये तरीका था, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ठीक है, मतलब स्लाइड का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स की अगर बात करूँ तो 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्पुसल्स भी कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर होगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये जो टर्म यहाँ पर लिखे हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये क्लास 11th के टर्म्स हैं। अगर आपको याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे भाड़ में जाए, क्योंकि हमें नंबर लेकर आने हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो समझिएगा, आरबीसी में कौन ट्रांसपोर्ट, आरबीसी क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द आरबीसी, पहली चीज। और डिटेल में जाते हैं तो ऑक्सीजन और किस में ट्रेवल होता है? मान लो ये आरबीसी है आपकी, ये सेल आपकी आरबीसी है, इसमें होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके चलता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ iron containing protein in RBC which is responsible for its red color। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि ब्लड का रंग लाल क्यों है, तो आपको बताना है कि ब्लड में आरबीसी वाले हिस्से में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो आयरन कंटेनिंग कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? फिर डब्ल्यूबीसी अगर बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन बाय अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स दैट इन्वेड इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में ब्लड में अगर जम्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह चले जाएं तो डब्ल्यूबीसी उसको क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा, ये हमारा इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको बनाए रखता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फंक्शन समझ में आ गया, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन समझ में आ गया। तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग, फिर बोलूंगा, प्लेटलेट्स अलॉन्ग विद फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स अलॉन्ग विद फाइब्रिनोजन, ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद फाइब्रिनोजन। एक बार लिखिएगा, इसको 2 बार लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग अलॉन्ग विद फाइब्रिनोजन। क्या आपको इनके फंक्शन याद हो गए अच्छे तरीके से? बहुत अच्छे तरीके से इसी फॉर्म में आप नोट्स बना लीजिए। ये आरबीसी हो गया जो कि रेड कलर का है। क्यों रेड कलर का है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। इसके साथ हीमोग्लोबिन का और क्या काम है? तो वो ऑक्सीजन को अपने साथ ट्रांसपोर्ट कराता है। कहाँ?
बॉडी के अंदर, ठीक है। ये आपका WBC हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया। यहाँ तक थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो प्लीज़ गाइज लेट मी नो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इस डाउट को लिखेंगे अगर डाउट है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। अगर हार्ट को देखें तो ये बिल्कुल बीच में नहीं है, स्लाइटली देखो ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ऐसे मत समझना कि सर इधर राइट है, नहीं, ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कहाँ, लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो हार्ट की अगर बात करूँ तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मुट्ठी के आकार का है, ठीक है। ये मुट्ठी जो मेरी दिखाई दे रही है इसके आकार का होता है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब बताऊंगा आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इसका फंक्शन है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। उसके बाद इट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है ना। जो हार्ट की ऊपर लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। और ये किस में होता है, तो ये थोरेसिक कैविटी में होता है, ठीक है। अगेन बोलूंगा, ये जो हिस्सा है इसको थोरेसिक कैविटी कहेंगे। इसके अंदर पेरिकार्डियम होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। वरना सोचो ना, कोई तुम्हें जोर से मुक्का मारे और हार्ट निकल के बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता ना, वो उसके अंदर प्रोटेक्ट है, क्लियर है। इसका वेट 300 ग्राम लगभग होता है, ठीक है ना। अगेन बोलूंगा, दिल का देखो भैया शेप कैसा है ना, वो जो तुम्हारी बाबू वाला दिल है ऐसा वाला, वैसा वाला दिल है नहीं है, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हार्ट के बारे में समझ में आया, इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम है हार्ट का, अब आपको समझना पड़ेगा। अब देखो इसके चेंबर्स की बात करते हैं। यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ, लेफ्ट का मतलब ऐसे खड़े होना है, तो ये लेफ्ट हुआ मेरा। तो देखो ऊपर वाला चेंबर लेफ्ट एट्रियम है, नीचे वाला चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकल है। ए फॉर एट्रियम, ऊपर अल्फाबेट्स में ए ऊपर आता है ना, तो एट्रियम पहले वाला, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में ऊपर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाली साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, क्लियर। 4 चेंबर हो गए, ठीक। अब इन चेंबर्स में सेपरेशन भी तो हो रहा है। अब सुनो, बहुत ध्यान समझना, जो जो चीज बता रहा हूं साइड पे ध्यान देना। अब देखो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाली मेरी राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गई और ये वाली मेरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन डिवाइड करता है, तो ये लेयर जो जा रही है ये डिवाइड करती है। इस लेयर का नाम है सेप्टम, इस लेयर का नाम है सेप्टम। तो जो सेप्टम है ये डिवाइड करती है राइट साइड ऑफ हार्ट टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, याद रखिएगा, ये कॉपी में लिख लो। ओके, अब ये तो चेंबर डिवाइड हो गए। अगर आपसे ये बोले कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है, तो यहां पर होता है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके का वॉल्व बना होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहां से ब्लड नीचे की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइड करने वाले वॉल्व का नाम बाइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले वॉल्व का नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप एक मैच्योर बच्चों की तरह पढ़ते नजर आने चाहिए मुझे, राइट है बच्चों। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। अब देखो यहाँ पर आपके भाई ने लिख के दी सारी चीजें, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल्व क्या है, वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर है। यहाँ कुछ एक सेकेंड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। यार ये ना मुझसे ही हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि ये सब चीज़ मैं ही प्रिपेयर करता हूँ, कभी कभी होती हैं चीज़ें। तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है बेटा। इसको सही कर लेना, लेक्चर्स देख रहे हो तो इसको सही कर लेना, क्योंकि अगर मैं इसकी पीपीटी अपलोड करूँगा तो यही वाली करूँगा, वहाँ पर ये राइट ही लिखा होगा, सही कर लेने से, ठीक है। अब बात आती है कि वॉल्व की क्या जरूरत है। सोचो क्या जरूरत, सोचो क्या जरूरत हो सकती है। अच्छा, नल जो नल होता है ना, आप लोग, अब तो पता नहीं तुम लोग मॉडर्न बच्चे हो, शहर के बच्चे हो, तो नल देखा भी होगा कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे। जो नल होता है ना, जब हम उसको चलाते हैं तो एकदम पानी निकल के बाहर आता है। वो नल में ना वॉल्व लगाया जाता है, वॉल्व। उस वॉल्व से होता क्या है कि जो नीचे ग्राउंड का पानी वो वहां तक आके रुका रहता है। उस वॉल्व की वजह से वो पानी वापिस नहीं जाता नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्व क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो वाटर है वो वापिस ग्राउंड में नीचे ना चला जाए एकदम,
जब नल का वो वाल्व खराब हो जाता है तो हमें ऊपर से पानी डालना पड़ता है, तब जाके नीचे से पानी आता है। समझ में आया? तो वॉल्व क्या करते हैं? वॉल्व्स आर मस्कुलर फ्लैप विच इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि मान लो यहां से ब्लड नीचे की तरफ आ गया, यहां से ब्लड वापिस दोबारा यहां ना जाए। क्लियर है? इसलिए यहां पर वॉल्व की प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आके आपको प्रोसेस समझाना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आके खड़े होकर केवल बोल कर चला जाऊं। आइए अब समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल आपको इसका नॉमेनक्लेचर समझ में आया। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ये सेप्टम था, ये बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, डन। अब जरा इस डायग्राम पे आओ। सबसे पहले आओ, तो कहाँ दिख रहा है तुम्हें वो वाला हार्ट जो आपका है? ये दिख रहा है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वीन। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन, इसका मतलब ये जो है ये क्या है? पल्मोनरी वेन। क्लियर? ठीक। अब देखो यहां से, अब बहुत ध्यान समझना, पल्मोनरी वीन क्या करती है, बहुत ध्यान समझना। पल्मोनरी वीन लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। क्लियर? तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है हार्ट तक? पल्मोनरी वीन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कह देते हैं। ठीक, अभी पल्मोनरी वीन लेकर आई। ओके, अब यहां से लेफ्ट एट्रियम में आया और फिर वहां से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। प्योर ब्लड ही है ये। ठीक, जब यहां पर आया तो जब नीचे जाएगा तो ये फैल जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा। अब होगा क्या? हार्ट यहां से बहुत तेजी से पंप करेगा, और पंप करने के साथ ही ये यहां से, ये देखना बहुत ध्यान से, यहां से ब्लड आएगा और ये यहां से बॉडी के वेरियस पार्ट पे भेज दिया जाएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जा रहा है हार्ट से बॉडी तक? एओर्टा। क्लियर है? ये आपकी जर्नी हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्लियर है? अब ये लिखी कहां है? बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, pulmonary vein carry the blood from the lungs to left atrium, then blood transferred to the next chamber called left ventricle through valve. From the left ventricle blood is pumped out to the body through aorta. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? पूरी जर्नी लिख दी है यहां पर। डन है? ओके, पहला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान समझना, पल्मोनरी वीन लंग से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाई और एओर्टा ने बॉडी पे भेज दिया। कहां भेज दिया? ये बॉडी पे चला गया। अब बॉडी में कहां चला गया? यहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, आ गया। यहां पर हुआ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनी। जब वो एनर्जी बनी तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया। अब वो यहां से वीन के जरिए कहां जाएगा? दोबारा से ये ब्लड, अब ये ब्लड क्या हो चुका है? इम्प्योर हो चुका है। क्यों? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ चुकी है। जो उसके अंदर ऑक्सीजन थी उसको किस में यूज कर लिया गया? रेस्पिरेशन में, एनर्जी बनाने में। तो यहां से ब्लड कहां जाएगा? दोबारा हार्ट में जाएगा। लेकिन यहां से अब लेके कौन जाएगा? वीन्स लेके जाएंगी। तो यहां एनर्जी बनी, और एनर्जी बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ। अब यहां से ये जाएगा कहां? दोबारा हार्ट पे जाएगा। लेकिन हार्ट के कौन सी वाली साइड पे जाएगा? राइट वाली साइड पे जाएगा। तो बहुत ध्यान से फिर देखना। क्लियर? तो ये आपकी वेना कावा हो गई। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल पे गया, और फिर यहां से इसको यहां से पुश कर दिया गया। कहां जाने के लिए? लंग्स में जाने के लिए। क्यों लंग्स में जाना है? क्योंकि अगेन वहां से गैसेस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन लेकर के आनी है। क्लियर हुई? पूरी बात समझ में आई?
पूरी बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ से आया, राइट एट्रियम में आया, फिर नीचे वाले हिस्से में गया, फिर यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स हार्ट से कहां तक लेके जा रही है? लंग्स तक। क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ गई। डन। अब एक चीज बात और समझना, ये जो एओर्टा से ऑक्सीजन वाला ब्लड गया था ना, इसको बोला जाएगा आर्टरी। क्या बोला जाएगा? आर्टरी। आर्टरी क्या कर रही है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहां से कहां तक लेके जा रही है? हार्ट से अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है, बॉडी तक लेके जा रही है। तो याद रखना, आर्टरी, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। याद रखिएगा। याद रखना, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब समझना, यहां से मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक कौन लेकर आया? वेन्स। अब सोचो यार, जब ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट ने उसको पुश किया है। सोचो तुमने जोर से धक्का मार दिया तो प्रेशर बहुत तेज है। इसीलिए जो आर्टरी होती हैं, इसकी वॉल कैसी होती हैं? थिक होती है। इसकी वॉल कैसी होती है बेटा? थिक होती है। जबकि जो वेन्स होती हैं, इसकी वॉल कैसी होती हैं? थिन होती है। वॉल थिक, वॉल थिक, वॉल थिक, वॉल थिक। इसका मतलब ल्यूमन कैसा है? नैरो है। ल्यूमन का मतलब क्या हुआ? अरे भैया, वो जो पाइप में वो बीच में गैप दिखाई दे रहा है जहां से लिक्विड जाएगा, उसे ल्यूमन कहेंगे। तो जब वॉल थिक होंगी तो ल्यूमन इसका क्या होगा? ल्यूमन कैसा होगा? नैरो होगा। जब वॉल थिन होंगी तो ल्यूमन कैसा होगा? ब्रॉड होगा। ल्यूमन समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मत समझो, ठीक है? क्लियर है? आइए तो एक बार हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी जर्नी समझते हैं। Vena cava carry deoxygenated blood from the body to the right atrium, then blood transferred to next chamber called right ventricle through valve, then it pumped to the lungs for oxygenation through pulmonary artery. क्लियर है? मैं आपसे पूछूं आर्टरी क्या कैरी करती है? आर्टरी क्या कैरी करती है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन वाला ब्लड। कहां से कहां तक लेके जा रही है? अवे फ्रॉम द हार्ट। कहां तक लेके जा रही है? बॉडी तक। फिर इस बॉडी से हार्ट तक ब्लड को कौन लेके आ रहा है? तो आप कहोगे सर वीन्स। फिर इस हार्ट से डीऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स तक कौन लेके जा रहा है? तो आप कहोगे सर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। याद हो गया? सिंपल। पल्मोनरी मतलब चेंज कर दो, रिवर्स कर दो। डन है? कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? डन है बच्चों? आर्टरी एंड वेन, यहां से 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आएगा। देखो डिफरेंस इन दोनों में। आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दे आर थिक वॉल विद नैरो ल्यूमन। नैरो ल्यूमन समझाया था अभी। दे डू नॉट हैव वॉल्व एंड ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से करता है, क्यों? क्योंकि यहां पर हार्ट ने भेजा है ना। Veins, they carry deoxygenated blood toward the heart except pulmonary vein. They are thin-walled with wide lumen. They have valves and blood flow with low pressure. क्यों? क्योंकि बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है तो लो प्रेशर होगा, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा हाई प्रेशर होगा। ठीक है क्या बच्चों? अब आपको ये चीज, ये वाली चीजें, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये चीज समझ में आ गई। क्या आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा 100% क्रिस्टल क्लियर वाला कॉन्सेप्ट होता है अपना। ठीक है, धीमा भले ही पढ़ाते हैं बट अच्छे से पढ़ाएंगे। डन है बच्चों? डन है? डन है? डन 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 डन। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्या जरूरत थी यार, मालिक से पूछो क्या जरूरत थी यार इतना रिजिड प्रोसेस करने की? क्या जरूरत थी? बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पास ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या जरूरत थी ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजन वाला ब्लड? जरूरत थी। क्यों थी? सुनना यार, जैसे हम प्लांट थोड़ी हैं एक जगह पे खड़े हैं, हमें तो एनर्जी की जरूरत होती है ना। बहुत सारे काम सुबह से शाम तक, शाम से रात तक बहुत सारे काम होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो, और जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ज़्यादा ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो वाई सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड? क्यों जरूरत है?
द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। मतलब ये इसलिए भी यूजफुल है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग रहे और डीऑक्सीजन वाला अलग रहे। ऐसा क्यों है? सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादातर बॉडी में होती रहे, जल्दी जल्दी होती रहे। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। हम लोग को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की मतलब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस वजह से ये सेपरेशन जरूरी है। क्लियर है? In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। बहुत सारी ऐसी होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं एम्फीबियंस वगैरह जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, बस आप इतना याद रख लो कि जिनको हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है तो उनको हाईली अमाउंट में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वहाँ पर सेपरेशन जरूरी है। बट जिनमें फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस वगैरह हो गए, इनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उतनी ज़्यादा मतलब मिक्सिंग जो है मतलब सेपरेशन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। इतना याद रख लो। ठीक है, जैसे फिशेस की अगर बात करूँ तो इनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक बार ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब समझना बहुत ध्यान से। डबल सर्कुलेशन का मतलब बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार हम बॉडी से इम्प्योर ब्लड को मंगा रहे हैं और फिर प्योर ब्लड को भेज रहे हैं। ठीक है, फिर यही इम्प्योर ब्लड यहाँ हार्ट पे आ रहा है और हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स पे जा रहा है। बात समझ में आई? इसको मैं एक अलग से स्लाइड पे समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ मान लो लंग्स है हमारी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से नीचे जाके यहाँ से थ्रू कहाँ जा रहा है? ये बॉडी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये कहाँ भेजा जा रहा है? लंग्स पे। ये डबल सर्कुलेशन हुआ। इस डायग्राम को नहीं बनाना कौन सा डायग्राम है? ये वाला, ये वाला। ठीक है, कलाकारी बहुत अच्छी होती है बहुत सारे बच्चों की। हमारे ऑफलाइन में ऐसे बच्चे हैं, कलाकारी बहुत बेहतरीन है उनकी। ऑल्दो जरूरी थोड़ी यार बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, ये आजकल के पेरेंट्स की वो मतलब एक मानसिकता है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में आप अच्छा कर पाए, जिस फील्ड में अच्छा कर पाए वहाँ अच्छा करिए। तो ये डायग्राम बनाना है और अगर एक्सप्लेन करने को बोले कि डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करो तो पहले ये लिखोगे, पूरा चिपका दोगे, उसके बाद ये लिखोगे, चिपका दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। डन है? ठीक, आओ ये समझा दिया मैंने आपको। ये हो गया अपना। आओ अब समझते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है क्या? देखो, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, भेजेगा, तो जो वॉल्स हैं, आर्टरी की जो वॉल्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर महसूस करेंगी। तो मैं जोर से चांटा मार दूं तो तुम्हारा गाल जो है प्रेशर तो एक फील करेगा ना, वो मेरे चांटे का प्रेशर होगा। सिमिलरली ब्लड जो है आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, लेकिन सुनना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तो दो अलग अलग कंडीशंस हो गई। The pressure at which blood is pumped against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than veins. इसलिए arteries की walls कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? Thick. ठीक है। अब pressure of blood inside the artery during contraction, जिसको हम systolic भी कहेंगे, इसको हम systolic pressure कहते हैं। Contract करेगा जब फैलेगा। प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टॉल, जब रिलैक्स करेगा हार्ट तब उस प्रेशर को क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। मैक्सिमम डायस्टोलिक कितना होगा? तो याद रखिएगा, सॉरी सिस्टोलिक मैक्सिमम कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। और मिनिमम कितना होगा? 80। इसके बीच में अगर प्रेशर है तो बॉडी नॉर्मल चलती है, लेकिन कभी कभी होता है क्या, बीपी हाई हो जाता है।
कहते मम्मी पापा कहते होंगे बीपी हाई होने का मतलब क्या है, वो जो 120 mmHg था वो ऊपर चला गया, 130 चला गया, 135 चला गया। क्लियर है? तो ये आपकी कंडीशन बनती है। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर mm ऑफ Hg का मतलब क्या है? पहली बार इस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक मर्क्यूरी का कॉलम यूज करा गया था। मर्क्यूरी मतलब Hg, ठीक है, इसीलिए इसका मेजरमेंट mmHg में करते हैं। याद रखिएगा, पहली बार इसको मेजरमेंट करने के लिए मर्क्यूरी का कॉलम यूज किया गया था, इसलिए इसकी यूनिट mmHg है। ठीक है, तो 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट डायस्टोलिक जो है आपका 80 mm Hg है। क्लियर है? अब सुनना, ये जो डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है, ये कंबाइनली मिलकर क्या बनाते हैं? हार्ट बीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्ट बीट बनाते हैं। ठीक है, और इस ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए क्या कहते हैं इसको, स्फिग्मोमैनोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका बीपी को क्या करता है? मेजरमेंट करता है। पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे आने लग गए। क्लियर? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, क्लियर है क्या? 120, 80, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, डन है। बेसिक बात थी, ये डू यू नो में किताब में दी है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आए समझते हैं आगे। डन है यहाँ तक? ओके, अब बहुत ध्यान समझना। मान लो ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, और ये बॉडी के पार्ट तक पहुंची और ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्यों डिवाइड होगी? छोटी छोटी नसों में क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि वहां पर इसको ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाली आपकी क्या आ जाएगी? वीन्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका ये ब्लड वेसल कहलाता है। मतलब ब्लड वेसल का मतलब क्या हुआ? छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाना। ये देखो बॉडी के अंदर हमारी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल कहलाता है। समझना, फिर से समझना, यहाँ समझो तुम। कहाँ गया भाई ये? ठीक है, मान लो ये मेरा ये वाला हिस्सा है, मान लिया मैंने, ये यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, शरीर के इस पार्ट को चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन करना है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, ये वाला हिस्सा होगा क्या? यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो ये यहाँ पर सेल ले लेंगी, यहाँ से सेल क्या कर लेंगी? ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लेंगे इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर इधर से निकल जाएगा वीन्स के जरिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बीच में गैप है, यहाँ पर सेल्स होंगी, बिल्कुल सेल्स होंगी। यहाँ पर आपका जो सिस्टम वर्क कर रहा है, जो गैप है, यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, इन गैप्स में यहाँ जो सेल है इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर लिम्फ्स आएंगी, अभी पढ़ाऊंगा लिम्फ को। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल का मतलब क्या हुआ? ये आगे जाके आर्टरी क्या हो जा रही है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जा रही है, इसको हम ब्लड वेसल कहेंगे। पूरी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल होती है, पूरी बॉडी में। डन है? तो ये ब्लड वेसल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, यहां से पढ़ना, ये तो मैंने ऊपर बता दिया। On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. हर सेल तक पहुंचाने के लिए आर्टरी डिवाइड हो जाती है, इसको हम ब्लड वेसल कहते हैं। The smallest vessel have wall which are 1 cell thick and are called capillaries. ठीक है, exchange of material between blood and surrounding cell take place across the thin wall. The capillaries then join together to form vein that convey the blood to the heart. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सिंपल सी बात है, उतना जटिल नहीं याद रखना है। ब्लड वेसल होती है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, फिर मतलब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, फिर वहाँ से वो हार्ट तक लेकर आती है। बस इतना आप याद रखिए, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइए, यहाँ तक आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खत्म होता है। क्वेश्चंस कराएंगे, प्लीज़ इसको लिखने के बाद मेमोराइज कर लेना। लिखना क्या क्या है? जो भी स्लाइड में लिखा है अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। जो आपको याद रह रहा है वो लिखो, जो याद रह रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं रह रहा है उसको लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरा अच्छे से लिख के नोट्स बनाइएगा, याद करिएगा, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। राइट है बच्चों? अरे बोलो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अब लिम्फेटिक सिस्टम समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो यहाँ मैंने बताया था कि बीच में यहाँ भी सेल्स होंगी। अब इन सेल्स तक एनर्जी कैसे पहुँचेगी? तो होगा क्या,
ये ब्लड वेसल में छोटे छोटे पोर होते हैं जहां से ब्लड निकल के यहां पहुंचेगा और वो फॉर्म कर लेगा लिम्फ। अब ब्लड में केवल ब्लड तो है नहीं, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, तो वो ये लिम्फ प्रोड्यूस करेंगे और फिर इस लिम्फ के जरिए किसे मिलेगी एनर्जी, इन सेल्स को, क्योंकि लिम्फ कैरी करते हैं फैट को और एब्जॉर्ब फूड को। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब फूड को कैरी करते हैं लिम्फ भी, जो इन सेल्स को प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी सेल को? जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, किसके? ब्लड वेसल के। क्लियर है ये बात? ये चीज समझ में आई? ठीक है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो डायग्राम है बहुत जटिल सा लग रहा है क्योंकि ये फर्दर बड़ी क्लासेस का है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। सीधी सी दो बातें याद रखो। बनता कैसे है? थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या हुआ? ये जो इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, मतलब यहां से इन ब्लड वेसल से प्लाज्मा निकल के इन गैप्स में आ जाता है और जब गैप्स में आ जाएगा तो यहां पर वो लिम्फ को फॉर्म कर लेगा इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू कॉल्ड लिम्फ। बात समझ में आ गई? क्या फंक्शन है इसका? लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। समझना है इसको ध्यान से। इंटेस्टाइन से फैट को लेकर आएंगी, प्लस यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसको दोबारा ब्लड में भेज देगी। दो फंक्शन है इसके, इतने याद रख सकते हैं आप। लिम्फेटिक बहुत ईजी है, ज़्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बायो में हम इसको पढ़ेंगे कब? 11th क्लास में। मैं पढ़ाता नहीं, खैर जो भी पढ़ाता है वो जानता होगा। अपन पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एक हिस्सा खत्म हो गया, आराम से सांस ले लो, पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो बताओ। ठीक है, पानी वानी पी लिया, आराम से, मजे आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, चलो। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, चलो अब सुनना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का समझना। देखो भाई, प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है? हाँ होती है, होती तो है। क्या उन्हें भी तुम्हारी तरह सारे काम करने होते हैं? नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो समझते हैं। अब प्लांट में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहला पानी। अब आप पूछोगे सर पानी का क्यों? बेटा याद करो, पानी किस लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यार इस हिस्से को फोटोसिंथेसिस करना है तो यहाँ पानी का पहुंचना जरूरी है कि नहीं है? है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होगा। प्लस अब यार यहाँ फोटोसिंथेसिस हो गया, ये वाला हिस्सा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसको एनर्जी की जरूरत चाहिए, एनर्जी की जरूरत है फिर भी, तो यहाँ से फूड को यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? फूड का होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यार सुनो, ये रूट पानी कहां से लेंगी? तो ये सॉइल में सुबह सुबह चचा के पानी डाल के जाते होंगे पेड़ों के नीचे, तो रूट एब्जॉर्ब करेंगी किसे? वाटर को। किस प्रोसेस से लेती हैं? ऑस्मोसिस से। लेकिन वाटर यहां से इधर जाएगा तो वहां डिफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहां वाटर नहीं है और यहां वाटर है, तो यहां से वाटर इधर जाएगा नहीं जाएगा? इसको डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या है, समझ में आया? नहीं आया? ये समझो, यहां इंक डालोगे तो थोड़ी देर में इंक पूरा फैल जाएगी। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट करना, लिक्विड का मूवमेंट करना, क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन स्लो होता है किसमें? लंबे पेड़ों में। अब यार इतना सा प्लांट है, छोटा है कि नहीं? देखो है छोटा, लेकिन एक प्लांट ऐसा है लंबा सा, तो यहाँ डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, तो ये क्या करे? मर जाए? नहीं, कुछ तो करेगा। पढ़ाऊंगा। छोटे प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है डिफ्यूजन से, बट बड़े प्लांट्स में टिश्यू चाहिए होते हैं। उन टिश्यू का नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्लियर कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे हम इसके अंदर दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वाटर और फूड का। ठीक है, छोटे प्लांट्स में डिफ्यूजन से होता है, बड़े प्लांट्स में टिश्यूज के थ्रू होता है। कौन कौन से टिश्यूज? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ेगी दूसरे पार्ट को, लीव्स को जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि लीव्स के ऊपर पानी डाल दिया आपने, लीव्स ने वहीं से ले लिया, नहीं,
ठीक है। फ्लोएम कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब समझना, जाइलम के दो आपको बहुत मेन कंपोनेंट याद रखने, मत याद रखना, बता रहा हूं, कहीं सवाल नहीं बनता है, कंफ्यूज हो जाओगे, 11th में पढ़ना है इसको डिटेल में। ट्रैकाइड्स और वेसल्स, दो कंपोनेंट याद रखने, इन दोनों में अंतर क्या है? ये पहले जो कुछ प्लांट्स हुआ करते थे उसमें होता था, ये एक्चुअल में करता क्या था, ये भी वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करवाता था, अब भी करवाता है लेकिन पुराने पौधों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, नई जनरेशन का आ गया। नई जनरेशन का मतलब जैसे आईफोन जनरेशन चेंज होती रहती है ना, सिमिलरली ये नई जनरेशन के प्लांट्स में पाया जाता है वेसल, ठीक है। दोनों का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर का। डन है, कोई अंतर नहीं, बस याद रखना दोनों कंबाइनली करते हैं, इतना याद रखना। ट्रांसपिरेशन क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। इस हिस्से को पानी चाहिए तो पानी यहां से ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन ये लीव्स क्या करेंगी, ये लीव्स गद्दारी करेंगी, ये स्टोमेटल पोर से पानी को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी, जिस वजह से ये रीजन क्या बन गया, लो कंसंट्रेशन हो गया यहां पर। तो इसका मतलब यहां से वाटर फिर आएगा, इसका मतलब एक पुल क्रिएट हो गया, वाटर को ऊपर जाने के लिए पुल क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। इससे हो क्या रहा है, इट क्रिएट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल, ऊपर की तरफ पुल क्रिएट हो जा रहा है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। जैसे क्यों यार, यहां पानी था वो हट गया, पानी अब ये नीचे से पानी आता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल पानी की जगह पे खड़ा रहे तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो चलता रहे तो ठंडा नहीं होगा। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है टेम्परेचर का ना। सिमिलरली ये पानी चलता रह रहा है अब, तो टेम्परेचर रेगुलेशन हो रही है। डन है चीज। ट्रांसपिरेशन क्लियर हुई बच्चों? नहीं, ट्रांसपिरेशन क्लियर हुई कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हम समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना। तो ये पूरी चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइलम में क्या याद रखोगे, ट्रैकेट्स और वेसल्स, दो चीजें और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ, सुनना मेरी बात ध्यान से यार, अब यार यहां फोटोसिंथेसिस हुआ, यहां थोड़ी हो जाएगा, लेकिन यहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो फूड को फ्लो तो करना पड़ेगा ना, फूड ही तो एनर्जी देगा। तो यहां से यहां फूड का आना ट्रांसलोकेशन, पानी का यहां ऊपर की तरफ जाना ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स बाय फ्लोएम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहां से? लीव से। लीव में फूड क्यों आया? फोटोसिंथेसिस लीव ने करी। लीव में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या है? क्लोरोफिल, तो वहां फूड बनेगा। क्लियर है? तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। और पानी का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सुनो, पानी यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि तुमने, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने यार ऊपर पानी डाला, क्या पत्तियों ने यहीं से पानी को नीचे भेजा है? ऐसा तो नहीं होगा। पत्तियों पे आपने पानी डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो आएगा रूट्स, मतलब नीचे जमीन पे, फिर रूट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी और फिर वो पेड़ के अंदर चलाएंगी। इसका मतलब पानी का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, अपोज कर रहा है किसका? ग्रेविटी का। ये एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन फूड यहां से यहां भी जाएगा, फूड यहां से यहां भी जाएगा। इसका मतलब वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। कौन? फूड। वाटर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर फूड तो ऐसे भी जा रहा होगा, फूड यहां भी जा रहा है, तो डायरेक्शन अलग हो गई। भाई नीचे से ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, ऊपर से नीचे थोड़ी आ रहा है। कौन? वाटर। लेकिन फूड तो यहां से यहां भी जाएगा, फूड यहां से यहां भी जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है और ट्रांसलोकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। क्लियर है चीज? अब बात आती है कि ट्रांसलोकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स एंड देयर कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो याद रखना ये सीव ट्यूब की इंपॉर्टेंस है किसमें? फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड।
उसमें भी किस में होता है, तो सीव ट्यूब्स में होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सीव ट्यूब याद रखना, कंपेनियन सेल, बाकी ये सब बेकार की चीजें हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, लास्ट में इसका डिफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ वाटर मूवमेंट करते हैं, यहाँ आपका फूड जो प्लांट ने बनाया है। अच्छा, यहाँ सुक्रोज का मतलब क्या है भाई, सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट ही है, याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल याद रखना सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट को ही कहते हैं। ठीक है, जाइलम इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पर फ्लोएम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक पूरा, एक छोटा टॉपिक बचा एक्सक्रीशन, 15-20 मिनट में वो भी कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करना है, क्वेश्चन आंसर मैं ही कराऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।